नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद मृत्युंजय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पे इतिहास के संपूर्ण पाठ्यक्रम की चर्चा की जा रही है, वो भी टॉपिक वाइज। और दोस्तों, जिस भी टॉपिक की हम लोग चर्चा करते हैं, इस समय हम लोग पाषाण काल पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और पाषाण काल से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आए थे, चपरासी खलासी से लेकर यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर, सब प्रश्नों का हम लोगों ने पोस्टमार्टम किया था। दोस्तों, दिसंबर स्टार्ट हो रहा है। आज 1 दिसंबर है और 1 दिसंबर पे हम लोग आपके लिए नई एक सीरीज लेके आए हैं। वो क्या है? इतिहास लेखन। और ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, क्योंकि कोई भी इतिहास का सीरियस का छात्र है तो उसे इतिहास लेखन या हिस्टोग्राफी की नॉलेज होनी चाहिए। अगर उसे इतिहास लेखन और हिस्टोग्राफी की नॉलेज नहीं है तो उसके पास जो ज्ञान होगा वो कॉन्सेप्चुअल कम फैक्चुअल ज़्यादा होगा। दोस्तों, हम इस वीडियो में दोस्तों हम लोग किस इतिहास लेखन की बात करेंगे, तो हमारा दोस्तों बेसिकली फोकस होगा साम्राज्यवादी इतिहासकार और साम्राज्यवादी इतिहास लेखन। तो इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि साम्राज्यवादी इतिहास लेखन दो टाइप से होता है। एक प्राच्यवादी इतिहास लेखन, दूसरा दोस्तों होता है उपयोगितावादी इतिहास लेखन। तो ये प्राच्यवादी इतिहास लेखन क्यों प्रारंभ किया गया, किसने प्रारंभ किया गया, इसके उद्देश्य क्या थे, सीमाएं क्या थी, वो जानेंगे। फिर इस वीडियो के सेकंड सेगमेंट में हम लोग चर्चा करेंगे कि उपयोगितावादी इतिहास लेखन क्या था और क्यों लिखा गया, इसकी कुछ सीमाएं थी, वो चर्चा करेंगे। और लास्ट में दोस्तों ये साम्राज्यवादी इतिहास लेखन के जो दो दृष्टिकोण हैं, प्राच्यवादी और उपयोगितावादी, इस दोनों इतिहास की जो परंपराएं हैं उनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आए हैं स्मिथ और स्टुअर्ट मिल से, उन सभी प्रश्नों को का करेंगे इस वीडियो में पोस्टमार्टम। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपका साम्राज्यवादी इतिहास लेखन क्या होता है बिल्कुल जो आपका कॉन्सेप्ट जीरो भी होगा, तो आपको A to Z नॉलेज यहाँ आपकी जानकारी आज दी जाएगी। दोस्तों, ये इतिहास लेखन किसके लिए इंपॉर्टेंट है? नेट के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, टीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, एसएससी के लिए, कोई भी एग्जाम आप दें उसके लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बस इतना ही बताना चाहेंगे कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें अगर आप लोग अन्य उसका इतिहास संबंधित कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन चाहते हैं। दोस्तों, बेसिकली अगर इतिहास लेखन की परंपराओं की बात की जाए तो उसमें आता है राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, मार्क्सवादी इतिहास लेखन, सबल्टन इतिहास लेखन, और दोस्तों प्राच्यवादी या साम्राज्यवादी इतिहास लेखन, और एक होता है उपयोगितावादी इतिहास लेखन। और एक कई अन्य भी कई दृष्टिकोण प्रेजेंट टाइम में अब आ गए हैं। तो हम लोग जितनी भी इतिहास लेखन की जितनी भी धाराएं हैं, सभी धाराओं का इस श्रृंखला में हम लोग 4-5 क्लासेज लेके आपका ये हिस्टोग्राफी इतिहास लेखन का क्लासेज आपका कंप्लीट कर देंगे। तो दोस्तों, आज का हम लोगों का टॉपिक होगा, पहले तो मैं आपको यही बताऊंगा कि इतिहास लेखन है क्या। मतलब आपको ये आप सुनते होंगे ना, इतिहास लेखन, तो क्या इतिहास लेखन? तो दोस्तों, इतिहास लेखन तो कुछ नहीं होता है। देखो दोस्तों, क्या होते हैं तथ्य, कुछ ऐतिहासिक तथ्य होते हैं। इन ऐतिहासिक तथ्यों का सभी इतिहासकार अपने अनुसार व्याख्या करते हैं। हो सकता है आप किसी जिन तथ्यों की व्याख्या जिस हिसाब से कर रहे हैं, आपका दोस्त उन्हीं तथ्यों की व्याख्या अपने हिसाब से करे। तो इन तथ्य की जो व्याख्याएं होती हैं, अलग अलग प्रकार की व्याख्याएं, तो वो क्या है? वो इतिहास लेखन। और ये व्याख्याएं किस पर आधारित होती हैं? एक तो अपने अपने विचारों पर आधारित होती हैं, और दूसरा ये किस पे आधारित होता है? पूर्वाग्रह। कुछ राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित होते हैं, तो वो उनकी उनका क्या उद्देश्य होता है? राष्ट्रवादी। तो इस तरीके से दोस्तों विचार और पूर्वाग्रह इतिहास लेखन के कुछ दो प्रमुख तथ्य हैं। और इन जो इतिहास के तथ्य होते हैं उनकी अलग अलग प्रकार की व्याख्याएं, यही इतिहास लेखन है। तो इस वीडियो में हम लोग साम्राज्यवादी इतिहास लेखन का करेंगे आज पोस्टमार्टम। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया है? इस स्लाइड में आपको यही बताया इतिहास लेखन क्या है, जो अलग अलग इतिहास जो कार होते हैं उनकी व्याख्याएं, और ये समझ के अंतर और बौद्धिक पूर्वाग्रह पर आधारित होती हैं सभी व्यक्तियों की। दोस्तों, इतिहास लेखन के बारे में EH कार की एक किताब आई थी, व्हाट इज हिस्ट्री। इन्होंने इसमें बिल्कुल सही बात कहा है उन्होंने कि अब ये जो तथ्य होते हैं इनकी अलग अलग विद्वान अलग अलग विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं और अपने हिसाब से व्याख्या करते हैं। तो आप लोग ये तो समझ गए होंगे कि इतिहास लेखन क्या है, इतिहास लेखन का तात्पर्य क्या है। तथ्यों की ऐतिहासिक तथ्यों की भिन्न भिन्न व्याख्याएं इतिहास लेखन है। उसमें अब हम लोग चर्चा करते हैं कि साम्राज्यवादी दृष्टिकोण क्या है। दोस्तों, आपको बहुत आसान भाषा में आज यहाँ समझाया जाएगा, आप लोगों का साम्राज्यवादी दृष्टिकोण बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, सबल्टन दृष्टिकोण, मार्क्सवादी, जो बहुत अच्छे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्लीन बोल्ड हो जाते हैं।
तो दोस्तों साम्राज्यवादी दृष्टिकोण, कुछ पहले तो आप यही याद रखिए कि साम्राज्यवादी दृष्टिकोण को दो भागों में बांटा गया है। पहला है दोस्तों प्राच्यवादी, जिसे दोस्तों ओरिएंटलिस्ट भी कहा जाता है। दूसरा होता है उपयोगितावादी। तो आपको ये याद रखना है कि जो उपयोगितावादी लेखक हैं वो कैसे हैं, साम्राज्यवादी, और जो प्राच्यवादी इतिहासकार हैं वो भी साम्राज्यवादी हैं। तो अब हम इस वीडियो में इन्हीं दोनों प्राच्यवादी और उपयोगितावादी जो इतिहासकार हैं उनके बारे में जानेंगे, और ये प्राच्यवादी इतिहास लेखन क्यों किया गया है ये देखेंगे, और उपयोगितावादी इतिहास क्यों लेखन किया गया है वो देखेंगे, और जितने भी पिछली साल के एसएससी खलासी से लेकर जितने प्रश्न आए उनकी भी चर्चा कर लेंगे। तो दोस्तों पहले चर्चा कर लेते हैं साम्राज्यवादी दृष्टिकोण के पहला भाग, प्राच्यवादी इतिहासकार। तो दोस्तों प्राच्यवादी दृष्टिकोण कब प्रारंभ हुआ, 18वीं सदी में। तो 18वीं सदी में दोस्तों जो भी यहाँ पे अंग्रेज आए नौकरी करने, या ब्रिटिशर्स आए नौकरी करने, तो कौन कौन से नौकरी करने आए थे यहाँ भारत में, विलियम जोन्स आए, हॉलवेड आए, विल्किंस आए और कोलब्रुक आए। उसके बाद दोस्तों कुछ समय बाद कॉलिंगम आए। तो दोस्तों ये जो अंग्रेज कर्मचारी यहाँ नौकरी करने आए थे, तो इन्होंने क्या किया, जो भारत का अतीत और संस्कृति थी इनको इन्होंने अध्ययन किया, इनके अध्ययन में रुचि ली। तो जब इन्होंने रुचि ली तो क्या किया, इन्होंने नई नई भारतीय संस्कृति के अतीत के बारे में कुछ ग्रंथ लिखे। जो पश्चिम के और लोग थे उनको, उनके विद्वान भी यहाँ पे, उन्होंने भी फिर इंटरेस्ट लेना शुरू किया जब यहाँ के इन लोगों ने यहाँ पे इनका अध्ययन किया। तो दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, जो यूरोप में क्या हुआ, प्राच्यवाद का अध्ययन प्रारंभ हुआ। और ये प्राच्यवाद क्या है, भारतीय अतीत और संस्कृति का सबसे पहले जिनने अध्ययन किया गया वही प्राच्यवादी इतिहासकार, और जो सबसे पहले जिस दृष्टिकोण से अध्ययन किया गया वो प्राच्यवादी दृष्टिकोण। और दोस्तों जब अध्ययन प्रारंभ हुआ तो यूरोप में 3 प्राच्यवाद के अध्ययन के केंद्र बने, ब्रिटेन, जर्मनी और रूस। तो आप लोग ये याद रखिए। तो दोस्तों आप ये तो समझ गए होंगे कि प्राच्यवादी दृष्टिकोण क्या है। जो सबसे पहले अंग्रेज वगैरह यहाँ नौकरी के लिए आए थे, जैसे विलियम जोन्स, हॉलवेड, विल्किंस और कोलब्रुक और कानिंगम, इन्होंने क्या किया, भारतीय अतीत और संस्कृति का अध्ययन प्रारंभ किया। और इन्होंने क्या किए, इनके उद्देश्य क्या थे, क्यों इन्होंने ये अध्ययन प्रारंभ किया, वो भी हम लोग इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। और इनकी सीमाएं भी जानेंगे कि इन प्राच्यवादियों की, ये जो 6, 7, 8 लोग या अन्य जो लोग थे, इनकी सीमाएं क्या थीं। और दोस्तों जब ये ब्रिटेन, जर्मनी में भारत के इतिहास और अतीत का अध्ययन शुरू होने लगा तो क्या किया जाने लगा, बनारस की तुलना की जाने लगी, सब बनारस की तुलना यूरोप के शहर से तुलना की जाने लगी। इस तरीके से ये काम होने शुरू लगा। तो आप ये समझ गए होंगे प्राच्यवादी क्या है। तो इनका उद्देश्य क्या था, इन्होंने भारतीय के अतीत और संस्कृति का क्यों अध्ययन किया। तो पहला तो इनका यही उद्देश्य था कि दोस्तों यही आपको स्टेटमेंट यूजीसी का जब एग्जाम में क्वेश्चन फॉर्मेट किया जाता है तो इसी तरीके से आंसर दिए जाते हैं, पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा असत्य है या कौन सा फाल्स है। तो दोस्तों पहला इनका जो प्राच्यवादियों का उद्देश्य था, इनका पहला उद्देश्य यही था कि ये अतीत और परंपरा का ज्ञान इसलिए प्राप्त करना चाहते थे कि भारत पे बेहतर ढंग से शासन कर सकें। दूसरा इनका उद्देश्य था कि ये भारत में अपने शासन को वैधता प्रदान करना चाहते थे और भारतीयों को ये बताना चाहते थे कि हम ही तुम्हारे प्राचीन गौरव का परिचय करा सकते हैं। तो ये इनके बेसिकली 2 उद्देश्य थे कि एक तो भारत पे अच्छे से शासन कर लें और भारत को बताएं कि तुम अपने इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानते हो, हम तुम्हारे इतिहास के बारे में बताएंगे। तो अपनी एक वैधानिकता, एक लीगलिटी को भी स्थापित करना चाहते थे। तो आप ये भी समझ गए होंगे कि प्राच्यवादी कौन थे, कौन पहले जो नौकरी करने आए थे उन्होंने संस्कृति की खोज की, उनके उद्देश्य भी समझ गए होंगे। अब दोस्तों इनका योगदान भी देख लेते हैं प्राच्यवादियों का। तो पहला तो दोस्तों इनका योगदान यही है कि 1784 में विलियम जोन्स ने क्या किया, ऐतिहासिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। उसके बाद दोस्तों बम्बई ऐतिहासिक सोसाइटी की स्थापना हुई, फिर बंगाल ऐतिहासिक सोसाइटी की स्थापना हुई। और इन संस्थाओं ने दोस्तों क्या किया, भारत के जो ग्रंथ थे, संस्कृति थे, उन सांस्कृतिक ग्रंथ वगैरह को क्या किया, प्राचीन भारतीय संस्कृति के इतिहास को समझा और नए नए ग्रंथों की रचना की। गीता पे रचना की, भगवत गीता पे मतलब इन्होंने अंग्रेजी अनुवाद किया, वेदों का अंग्रेजी अनुवाद किया। तो ये ऐतिहासिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का योगदान रहा। ये किसकी थी, विलियम जोन्स। विलियम जोन्स कैसे थे, प्राच्यवादी। प्राच्यवादी कौन होते हैं, साम्राज्यवादी। ये भी समझ गए होंगे दोस्तों। उसके बाद इन्होंने पुरातत्व के महत्व को भी समझा प्राच्यवादियों ने, और इन्होंने क्या किया, 1871 में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की। इसमें किनका योगदान था, प्राच्यवादियों का, यानी साम्राज्यवादियों का। और इसके अध्यक्ष दोस्तों कनिंगम थे। इन्होंने क्या किया, इस पुरातत्व क्या होता है, जो जमीन अमीन में गड़ा गड़ा पाया जाता है, जैसे सिक्के, अभिलेख, स्मारक, इन्होंने क्या किया, इनका अध्ययन किया पुरातत्व का। और इसीलिए जो कनिंगम इसके अध्यक्ष थे, 1871 में जो विभाग बना था, इसीलिए भारतीय पुरातत्व के जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। तो आप इनके योगदान तो समझ गए होंगे
कि इन्होंने भारतीय ग्रंथों की रचना की, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की इन्होंने अध्ययन किया। अब दोस्तों हम लोग इनकी सीमाएं भी देख लेते हैं। तो इनकी सीमाएं तो बेसिकली यही तीन थी कि इन्होंने जो ये प्राचीन अतीत और संस्कृति का जब अध्ययन किया तो इनमें इन्होंने सहयोग किनका लिया? ब्राह्मणों का। तो इन्होंने ब्राह्मण का जब सहयोग लिया तो जो इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया उसमें ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण परिचालित हो गया, मतलब उन पे एक ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण की छाप पड़ गई। तो एक तो सीमा इनकी ये है। दूसरी सीमा ये है कि इन्होंने संस्कृत के ग्रंथों को तो खूब अध्ययन किया। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणवादी सोच का इन पे छाया पड़ गई थी। लेकिन इन्होंने जो लौकिक भाषा होती है जैसे पाली, प्राकृत, इसमें इन्होंने उतना काम नहीं किया जितना संस्कृत पे काम किया। तो दूसरी सीमा इनकी ये हो गई। तीसरा सीमा दोस्तों इन प्राच्यवादियों की ये रही कि इन्होंने जो अध्ययन किया भारतीय संस्कृति और अतीत का तो वो यूरोप केंद्रित दृष्टिकोण था। इन्होंने जो मानदंड भी निर्धारित किए थे वो यूरोपीय मानदंड निर्धारित किए। तो इनकी तीन बेसिकली सीमाएं हो गई। तो आप लोग समझ गए होंगे कि प्राच्यवादी किन्हें कहते हैं थे, मतलब समझ गए होंगे। सबसे पहले जो नौकरी करने के लिए यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए थे उन्होंने भारतीय संस्कृति की यहाँ पे अध्ययन किया, क्यों किया वो भी समझ गए, उनके क्या उद्देश्य थे। सीमाएं भी आप समझ गए हैं। अब दोस्तों ये भी आप समझ गए होंगे। इसके बाद इन्होंने भारत के बारे में विश्व में क्या बताया? इन्होंने कहा संतों, सपेरों और मदारियों का देश घोषित किया, करने का प्रयास किया। तो ये तो प्राच्यवादियों के हो गए उद्देश्य, सीमाएं भी जान गए। अब दोस्तों उसी क्रम में एक चीज़ आप ये भी याद रखिए कि एक जो मैक्स मूलर था इसने भी भारतीय के जीवन में एक स्टेटमेंट दिया है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा जा चुका है। मैक्स मूलर कहता है कि जहां यूनानियों के लिए जीवन उमंग और वास्तविकता थी, भाई भारतीयों के लिए एक माया। तो एक ये स्टेटमेंट याद रखना, प्राच्यवादियों का योगदान और सीमाएं आपको याद रखना है। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं, आपको एक स्टेटमेंट ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये चर्चा कर लेते हैं। फिर हम लोग चर्चा करेंगे कि उपयोगितावादी इतिहासकार कौन थे और प्राच्यवादी और उपयोगितावादी इतिहास लेखन में अंतर क्या था और इनसे क्या क्या प्रश्न पूछे गए उनकी भी यहीं पे चर्चा कर लेंगे। तो दोस्तों ये पहले ये एग्जाम में स्टेटमेंट पूछा जा चुका है असिस्टेंट प्रोफेसर में। यही प्रश्न था, किस साम्राज्यवादी इतिहासकार ने यह निष्कर्ष निकाला है कि भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। मतलब ये कहना चाहता है कि भारत में जो भी प्राचीन इतिहास में राजा वगैरह हुए, यहाँ गणतंत्र था ही नहीं, यहाँ हमेशा तानाशाहों की सरकार रही। तो ये दोस्तों विंसेंट आर्थर स्मिथ आंसर इसका होगा। तो आप लोग ये स्टेटमेंट याद रखें। दोस्तों आपको प्राच्यवादियों के बारे में ये भी बता चुके हैं कि ये ओरिएंटलिस्ट कहा कहलाते हैं। और ये दोस्तों आपको बस ये पॉइंट याद रखना है क्योंकि इसमें हो जाएंगे लोग क्लीन बोल्ड। दोस्तों ये जो प्राच्यवादी या ओरिएंटलिस्ट थे ये अपने आप को प्राच्यवादी ओरिएंटलिस्ट नहीं कहते थे, ये अपने आप को क्या कहते थे? पुरातनिक। पुरातनिक क्यों कहते थे? कि ये सबसे पहले इन्होंने भारतीय इतिहास संस्कृति का अध्ययन किया था और इंग्लिश में इन्हें कहते हैं एंटीक्वेरियन। तो आप लोग ये याद रखना। और दोस्तों ये यूजीसी नेट में लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी में भी पूछा जा रहा है। क्या पूछा जाता है उसमें दोस्तों? आपको 3-4 इतिहासकारों के नाम दे देंगे और उसमें पूछेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा प्राच्यवादी इतिहासकार है। तो आपको ये नाम सब याद रखने हैं, विलियम जोन्स, विल्किंसन, वॉरेन हेस्टिंग्स, कोलब्रुक, एल्फिंस्टन, मुनरो, मेलकम, एच विल्सन। दोस्तों आप ऐसे भी याद रखते हैं जो भगवत गीता या जो भी भारतीय इतिहास के मतलब जो भारतीय धर्म के जो वैदिक धर्म के ग्रंथ थे उनकी जिन जिन लोगों ने अंग्रेजी में रूपांतरण किया वो अधिकतर सब प्राच्यवादी थे। ऐसे एक ये ट्रिक है याद करने की। लेकिन आपको ये विलियम जोन्स, विल्किंसन, इन सब ने क्या क्या अनुवाद किया आपको ये हम अगली वीडियो में बताएंगे। तो आप इन लोगों के प्राच्यवादियों के नाम देखेंगे। और ये भी हम आपको बता ही चुके हैं कि प्राच्यवादियों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या रहा? प्राचीन भारतीय पाठों का संग्रह, संपादन, अनुवाद। अब दोस्तों अब आप प्राच्यवादी समझ गए होंगे, इनका उद्देश्य भी समझ गए होंगे, इन्होंने क्यों लिखा और इनकी सीमाएं भी समझ गए होंगे इनके प्राच्यवादियों का। और ये दोस्तों प्राच्यवादी किसके भाग हैं? साम्राज्यवादी के। अब दोस्तों आप सीमाओं के साथ साथ ये दो एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर हम लोग चलते हैं उपयोगितावादी इतिहास लेखन पे। तो आप ये तो समझ ही गए होंगे, मैंने आपको बताया था कि यूरोसेंट्रिक मतलब यूरोपीय चश्मे से इन्होंने भारतीय इतिहास और संस्कृति का अध्ययन किया। और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि इन्होंने निरंकुश सरकारें मानी। दोस्तों ये प्रश्न लगातार पूछा जा रहा है कि हिस्ट्री ऑफ हिंदू एंड मोहम्मडन इंडिया के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके लेखक हैं एल्फिंस्टन। और दोस्तों ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि यूपी पीजीटी में कि भारत का टेथियस किसे कहा जाता है? टेटिसस किसे कहा जाता है? तो टेटिसस कहा जाता है एल्फिंस्टन को। तो आप दोनों ये प्रश्न याद रखिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
अब दोस्तों हम लोग चलते हैं कि साम्राज्यवादी जो हम लोग इतिहास लेखन आपको प्रारंभ किया था, तो इसी में एक दूसरा पार्ट है, क्या है, उपयोगितावादी। तो दोस्तों कुछ नहीं है, जहाँ 18वीं सदी में दोस्तों क्या प्रारंभ हुआ प्राच्यवादी इतिहास लेखन। भाई 19वीं सदी में उसके एक सदी के बाद उपयोगितावादी इतिहास का लेखक आए। तो ये क्या थे, ये उन्हीं के बच्चे थे, उन्हीं के आगे वाली फसल थी। कौन, जो पहले अंग्रेज आए थे उनके बाद जो अंग्रेज आए 19वीं सदी में, तो वो किससे प्रभावित थे दोस्तों, वो थे, औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी ब्रिटेन में। तो ये जो 18वीं सदी के बाद जो 19वीं सदी में जो ब्रिटेन के विद्वान यहाँ आए, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो इन सबको क्या कहते हैं, उपयोगितावादी। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने, क्योंकि वहाँ औद्योगिक क्रांति, तो ये भारत के, इन्होंने इतिहास का ऐसा अध्ययन किया और ऐसा इस तरीके से इतिहास लिखा कि ये मतलब आदमी तो भारतीय हो लेकिन उसकी सोच कैसी हो, अंग्रेजी हो। तो इन्होंने क्या किया, तो ये जितने भी 19वीं सदी में आए एक सदी बाद, तो ये सब उपयोगितावादी कहलाए। और इनकी विशेषताएं दोस्तों क्या थी, जो ये पहले प्राच्यवादी क्या कहते थे, पहले वाले जो प्राच्यवादी थे जो 18वीं सदी में आए थे, ये भारतीय अतीत और संस्कृति का जहाँ गुणगान करते थे। भाई ये जो 19वीं सदी में जो उपयोगितावादी है, ये कहते थे कि भारतीय अतीत और संस्कृति कैसी है, पतनशील है। और इनका कहना था कि जो हम लोग जो अंग्रेज आए हैं, यही हम लोग आपकी संस्कृति को फिर से पतनशील खत्म करेंगे और बलपूर्वक आप में सुधार करेंगे और आपको एक अच्छी सभ्य समाज का निर्माण करेंगे। तो एक तो इनका ये अलग था। दूसरा दोस्तों, ये क्या करते थे उपयोगितावादी, ये कहते थे कि हम बलपूर्वक तुमसे शासित, ये कहते थे, ये जो उपयोगितावादी थे, कि भारत के जो लोग हैं वो प्राचीन काल से कैसे हैं, प्राचीन काल से यहाँ पे राज्य और राजनीतिक संस्थाओं का विकास नहीं हुआ है और यहाँ पे हमेशा बलपूर्वक राजा ने शासन किया है। तो इस तरीके से इन्होंने अपने अपने कॉन्सेप्ट दिए। और एक उपयोगितावादी एक था जेम्स मिल। जेम्स मिल से क्या प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में, वो भी हम बताएंगे आपको। तो जेम्स मिल ने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि दोस्तों जो ईरान है, ईरान के इधर जितने भी पूर्व में देश हैं, तो जो जेम्स मिल है ये कहता है कि ईरान के पूर्व में जितने भी देश हैं, यहाँ पे हमेशा निरंकुश शासन ही रहा है, मतलब जितनी भी सत्ता है वो राजा के पास है। तो आप लोग ये तो याद ही रखिए। तो इसके बाद दोस्तों मार्क्स ने भी एक एशियाई उत्पादन प्रणाली दी, मैं ये अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप एक जेम्स मिल ने क्या किया, तो आप एक ये याद रखिए कि जेम्स मिल ने दोस्तों भारतीय इतिहास का सर्वप्रथम लिखा और भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में बांटा। इसका एक हम लोग वीडियो बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, वो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तो आप इसका ये याद रखिए कि जेम्स मिल ने भारत का प्रथम इतिहास लिखा। इतिहास ग्रंथ 19वीं सदी में आरंभ में अस्तित्व में आया। इसे हम एक उपलब्धि के रूप में देख सकते हैं, परंतु इस ग्रंथ की सबसे बड़ी सीमा थी, इतिहास के विभिन्न कालों का नामकरण ऐसे प्रतीत होता है कि इसकी सोची समझी योजना के तहत भारत के इतिहास का सांप्रदायिक व्याख्या की गई, जैसे हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। ये मैंने आपको डिटेल से आपको बताया है। तो दोस्तों इनके जो उपयोगितावादी, तो आप समझ गए होंगे कि इनका प्राच्यवादियों से क्या डिफरेंस है। जहाँ प्राच्यवादी भारतीय इतिहास और संस्कृति की खूब गौरव गाथा गाते हैं, वहीं उपयोगितावादी इसे कहते हैं पतनशील। और ये उपयोगितावादी चिंतकों के उद्देश्य क्या थे, तो मैंने आपको बताया था कि ये चिंतक औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में हो चुकी थी, तो ये भारतीय समाज में ऐसा परिवर्तन करना चाहते थे कि ब्रिटिश वस्तुओं को भारतीय खूब खरीदें। और इसलिए इन्होंने क्या किया, पश्चिमी संस्कृति को खूब फैलाया भारत में, और ताकि भारत के आकर्षण ब्रिटिश वस्तुओं की और बढ़े, कैसे भारत के जो लोग हैं वो खूब ब्रिटिश वस्तुएं खरीदें। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं एग्जाम से रिलेटेड जो प्रश्न है। तो पहले तो आप दोस्तों यही याद रखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि साम्राज्यवादी जो इतिहास लेखन है वो दो भागों में बांटा गया है, पहला प्राच्यवादी और दूसरा उपयोगितावादी। और मैंने आपको प्राच्यवादी के बारे में बताया, उसके उद्देश्य बताए, क्यों लिखा गया, सीमाएं भी बताएं, और ये उपयोगितावादी भी बताया गया, इनका भी बताया कि ये औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी और ये अपने माल को खूब यहाँ बेचना चाहते थे, ये उनके उद्देश्य थे, ये भी आपको बता दिया। अब दोस्तों जेम्स मिल से लगातार कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आप ये भी देख लीजिए कि आप, मैं नहीं चाहता कि आपका साम्राज्यवादी इतिहास लेखन से या साम्राज्यवादी इतिहासकार से कोई भी प्रश्न गलत हो। तो दोस्तों पहले तो आपको यही याद रखना है कि जेम्स मिल कौन था, एक उपयोगितावादी विचारक था। एग्जाम में यही प्रश्न आएगा, जेम्स निम्नलिखित में कौन सा उपयोगितावादी विचारक है, उसमें एक ऑप्शन होगा जेम्स मिल।
और दोस्तों ये बेंथम का शिष्य था। और इसकी आपको किताब का याद नाम रखना है। जेम्स मिल ने किताब कौन सी लिखी? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। कब लिखी? 1817 में। और इस किताब में इसने क्या किया? सबसे पहले भारत के इतिहास को लिखा। और भारत के इतिहास को हिंदू काल, मुस्लिम काल और आधुनिक काल इसने बांटा। आधुनिक काल को इसने ब्रिटिश काल कहा। और इसके रिलेटेड हमने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया है, आप लोग समझ सकते हैं। उसमें मैंने आपको ये भी बताया कि प्रेजेंट टाइम वर्तमान में भारत के इतिहास को किस तरीके से बांटा गया है, क्यों बांटा गया है, वो भी बताया है। दोस्तों आपको ये इसकी किताब याद रखनी है, जेम्स मिल की कब लिखी ये याद रखना है। और अगर एग्जाम में दोस्तों एक बार प्रश्न पूछा गया है किस पुस्तक द्वारा भारत में सांप्रदायिक इतिहास लेखन का बीज बो दिया गया, तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। दोस्तों एक बार ये भी स्टेटमेंट में पूछा जा चुका है कि मिल की इस पुस्तक को गिब्बन के पश्चात अंग्रेजी भाषा में अब तक की महानतम ऐतिहासिक कृति किसने कहा है, तो दोस्तों इस ये मेकाले का स्टेटमेंट है, यही हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को लेके। अब दोस्तों हम लोग स्मिथ से रिलेटेड भी कुछ प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों जो विंसेंट आर्चर स्मिथ से रिलेटेड अभी तक प्रश्न पूछा गया है, तो एक इनकी किताब को लेके बार बार पूछा जाता है कि ये किसकी किताब है। तो इन्होंने किताब लिखी थी अर्ली हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और ये कब लिखी गई? 1904। दोस्तों इन्होंने जो प्राचीन इतिहास की किताब लिखी थी अर्ली हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो ये दोस्तों इन्होंने बहुत सुव्यवस्थित इतिहास लेखन किया। बस इन्होंने की कमी क्या थी, इन्होंने जो ये किताब लिखी कैसे, इन्होंने 600 पेज में ये किताब लिखी, तो इन्होंने 200 पेज में क्या किया, इन्होंने सिर्फ सिकंदर के बारे में लिख दिया। मतलब इन्होंने एक तिहाई भाग में सिकंदर के आक्रमण का उल्लेख किया। तो आप ये समझ सकते हैं इनकी क्या सोच रही है। दोस्तों स्मिथ ने टोटल इतिहास की कितनी किताबें लिखी? 9। तो दोस्तों हमने आपको इस वीडियो में क्या बताया उसका कर लेते हैं सुपरफास्ट रिवीजन। दोस्तों मैंने आपको साम्राज्यवादी इतिहास लेखन बताया, और उसके 2 भाग होते हैं, प्राच्यवादी और उपयोगितावादी। और इन दोनों के उद्देश्य और आपको सीमाएं बताएं। जेम्स मिल से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं वो बताएं। और मैंने आपको विंसेंट आर्चर स्मिथ से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए हैं वो बताए। एक एल्फिंस्टन से रिलेटेड जो 2 प्रश्न पूछे गए थे वो बताए। दोस्तों अगर आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ गया आ गया हो, तो आप जिन लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब कर लें, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सजेस्ट करें। और अगली वीडियो में हम लोग दोस्तों इतिहास के जो लेखन की अन्य विचारधाराएं हैं, उपागम हैं, उन पे चर्चा करेंगे। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे।